बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो कार इमोबिलाइज़र सिस्टम वायरिंग सर्किट डायग्राम के ऊपर है। इसमें हम इमोबिलाइज़र सिस्टम को कंप्लीट डिटेल के साथ इसका वायरिंग डायग्राम, फंक्शन, काम करने का तरीका, इमोबिलाइज़र क्या होता है, पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे ये चीज़ काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना आसान समझा सकूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल है और लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मकसद हासिल नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आप पूरा मकसद हासिल कर सकेंगे, इमोबिलाइज़र सिस्टम को समझ सकेंगे और आप इसको रिपेयर भी कर सकेंगे अगर किसी इमोबिलाइज़र सिस्टम में फ़ॉल्ट आ जाए। और ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसलिए ऑटो इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल से मुंसलिक लोग, मैकेनिकल से, गाड़ियों से मुंसलिक लोग इसको ज़रूर देखिए, वीडियो पूरी देखिए। एक ही बात मैं करता हूँ, वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारे चैनल का फ़ायदा हो जाता है, आप हमसे जुड़ जाते हैं और आपको इस तरह की वीडियोस बार बार देखने को मिलती हैं, अच्छी वीडियोस आपके सामने आती रहती हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है। ओरिजिनल डायग्राम से पहले हम स्टार्ट लेंगे ब्लॉक डायग्राम से। ये मेरे पास इमोबिलाइज़र सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो वायरिंग डायग्राम आपके लिए आसान हो जाएगी। ब्लॉक को समझना ज़रा इजी होता है, आसान होता है, और उसके बाद असल पे जाएंगे। तो इमोबिलाइज़र सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि इमोबिलाइज़र सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है गाड़ी के अंदर जो कि गाड़ी को चोरी होने से बचाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर गाड़ी चोरियाँ करने का जो सिस्टम है, रिवाज है, वो बहुत ज़्यादा है। लोग गाड़ियाँ चोरी कर लेते हैं, चोर जो होते हैं, और उसके बाद उसको या पूरी गाड़ी बेच देते हैं या कंपोनेंट्स उसके बेच देते हैं और या ले जाते हैं अपने साथ और उसके ऊपर फ़न करते हैं। इस तरह के काम बहुत आम हो रहे हैं और इससे बचने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स भी चोरों को और जो हालात हैं उनको देखते हैं, और मैन्युफैक्चरर ने ये फ़ैसला किया कि इमोबिलाइज़र सिस्टम गाड़ी में लगाया जाए। इमोबिलाइज़र ये होता है कि गाड़ी को रोक देने वाला, मोबिलाइज़ होता है गाड़ी को चलाने वाला, हरकत देने वाला। इमोबिलाइज़ हरकत को रोक देने वाला, स्टॉप कर देने वाला इमोबिलाइज़र कहलाता है। ये क्या निज़ाम होता है, इसकी पूरी तफसील ये से हम यहाँ पे बात करेंगे। ये निज़ाम ये होता है कि आपकी गाड़ी में एक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि चाबी जिससे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो इसमें मैकेनिकल कट्स बने होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैकेनिकल कट्स हैं। और साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इलेक्ट्रॉनिक चिप का मकसद ये होता है कि ये अपनी ओरिजिनल चाबी से ही ये इंजन स्टार्ट हो। आपकी गाड़ी सिर्फ आपकी ओरिजिनल चाबी से ही स्टार्ट हो, ना कि अगर कोई इस तरह की कट बनाए, उसको घुमाए या सिलेंडर को किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमा ले, या कोई ऐसा कोई काम करे गाड़ी के साथ, या कोई तारें मिला दे और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर दे। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने इसमें यह सिस्टम किया हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दिया है चाबी के अंदर। और ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये 1990 के में ही ईजाद हो गया था। मगर बदकिस्मत ये है कि हमारी गाड़ियों में आज भी ऐसे बहुत सारे मॉडल पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरे मुल्कों में बन रहे हैं कि जिनमें ये सिस्टम नहीं है। और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस गाड़ी में ये सिस्टम लगा होता है उसके चोरी होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। और आजकल तो इमोबिलाइज़र में बहुत बड़ी तरक्की हो चुकी है। इमोबिलाइज़र एक किस्म का नहीं होता, हम यहाँ टिपिकल इमोबिलाइज़र की बात करेंगे, बहुत जो कॉमन इस्तेमाल होने वाला इमोबिलाइज़र है उस पर बात करेंगे। अगर आप इसको समझ गए तो आप दूसरे इमोबिलाइज़र को भी समझ जाएंगे। और इमोबिलाइज़र बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी प्रोग्रामिंग होती है, और इसके लिए एक प्रोग्रामिंग डिवाइस या एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं। एक या दो पूरी वीडियोस मैं आपको इमोबिलाइज़र प्रोग्रामिंग पे भी दे दूंगा। और इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ बंधे रहिए। तो बात करते हैं इमोबिलाइज़र सिस्टम की। सबसे पहले इमोबिलाइज़र में आपके पास ये आपकी चाबी है, जो कि आप इसमें से अलग कर सकते हैं, गाड़ी में से अपनी जेब में रख सकते हैं या गाड़ी में लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को। ये चाबी हो गई। उसके बाद ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर है, इसमें एक कॉइल होती है। ये एम्पलीफायर का काम ये होता है कि गाड़ी की चाबी जब इसमें लगती है तो उस वक्त ट्रांसपोंडर का जो सिग्नल है वो ट्रांसपोंडर एम्पलीफायर में जाता है इस कॉइल के थ्रू, और इस कॉइल के थ्रू इसको बिजली मिलती है। आगे हम बात करेंगे इस पर। उसके बाद की ट्रांसपोंडर एम्पलीफायर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली है। ये ट्रांसपोंडर का जो ECU है, जो इंजन कंट्रोल यूनिट है,
ये इसका कंप्यूटर होता है छोटा सा, ये मेन कंप्यूटर नहीं होता बल्कि ये एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। ये कुछ गाड़ियों में ये होता है और कुछ में नहीं होता। पुराने दौर में ये नहीं लगाया जाता था बल्कि ECM के अंदर ही एक पोर्शन बना के एक हिस्सा इसका भी लगा दिया जाता था और वो इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था। लेकिन आज के दौर में ये लगाया जाता है। ये एक अलग यूनिट होता है, ECM अलग यूनिट होता है, तो ये दो होते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली हमने पढ़ ली। उसके बाद ECM है। ECM की इस चीज़ का जिम्मेदार है कि ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, ये मुकम्मल गाड़ी का कंप्यूटर है। ये गाड़ी को स्टार्ट करने का, चलाने का, हर चीज़ का जिम्मेदार यही है। इससे ये क्या करता है कि जब गाड़ी को इमोबिलाइज करना हो तो फ्यूल इंजेक्टर की सप्लाई काट देता है और कुछ मॉडल्स में इग्निशन को भी काट देता है। यानी इंजेक्टर को जब पल्स नहीं मिलती तो उस वक्त इंजन आपका स्टार्ट नहीं होता, उसको पेट्रोल नहीं मिलता और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और अगर इग्निशन भी कंट्रोल्ड हो तो गाड़ी को स्पार्क नहीं मिलता स्पार्क प्लग के ऊपर और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होने से इनकार कर देती है। आपकी गाड़ी अगर आप चाबी घुमाएं तो वो क्रैंक होती है, यानी उसका सेल्फ स्टार्टर घूमता है, इंजन को घुमाता है, घुमाता रहेगा, लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल का होना ज़रूरी है, उसको पेट्रोल का जाना ज़रूरी है। और ये इंजेक्टर्स की पल्सेस जो हैं वो ECM से आती हैं और वो इन पल्सेस को स्टॉप कर देता है और फिर आपका इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसके बाद इसमें अनलॉकिंग स्विच है, फ्रंट डोर कर्टेसी स्विच असेंबली है और नेक्स्ट जो है वो सिक्योरिटी इंडिकेटर है। ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। काम कैसे करता है मैं आपको बयान करता हूँ अभी। काम इस तरीके से करता है कि जब सबसे पहले हम इसके अंदर ये की लगाते हैं की सिलेंडर में, तो इसके नीचे ये अनलॉकिंग वार्निंग स्विच जो है ये दब जाता है, ये क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाए यहाँ पे ग्राउंड मिल जाता है इसको। ट्रांसपोंडर की ECU इस ग्राउंड को देखता है। जब ये ग्राउंड इसको मिलता है तो उस वक्त वो इसको सप्लाई बेचता है ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर को। की एम्पलीफायर को जब भी सप्लाई दी जाती है उसके बाद ये होता है कि कॉयल जो है उसको से एनर्जी मिलती है। जब कॉयल को एनर्जी मिलती है, ये की चूँकि कॉयल के अंदर लगती है, मसला इसकी अंदर जाती है, तो हेड के इसका जो हेड है, ये ट्रांसपोंडर जहाँ लगा हुआ है ये कॉयल के बहुत करीब होता है। उस वक्त इसका जो बर्स्ट है, जो इस कॉयल की बर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इसको चार्ज करती है, इसके अंदर सप्लाई दौड़ाती है इस ट्रांसपोंडर के अंदर। और जब सप्लाई इसके अंदर दौड़ती है तो उस वक्त इसका जो कोड है वो बाहर निकलता है। ये देखें, एक एरो के ज़रिए इसको सप्लाई मिलती है, दूसरी एरो की ये दिखाती है कि इसमें कोड जो है इसमें से वो बाहर निकलता है और कोड इस कॉयल को मिलता है। कोड यहाँ एम्पलीफायर को आता है, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देता है। उसके बाद यहाँ पे इस एरो ये बता रहा है कि ये ट्रांसपोंडर की यूनिट की ECU असेंबली जो है उसको वो कोड सप्लाई किया जाता है। वो इस कोड को देखता है, इसको मॉनिटर करता है, इसके अंदर जो स्टोर्ड कोड होता है उसके साथ इसका मुकाबला करता है, कंपैरिजन करता है। अगर वो कोड सही हो गया तो फिर ये इस लाइन के थ्रू इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को या मेन ECU कंप्यूटर को ये बताता है कि ठीक है, कि ओके है, ओरिजिनल की है, इंजन को स्टार्ट कर लो और इंजेक्टर्स के ऊपर पल्सेस दे दो, इग्निशन सिस्टम को बहाल कर दो ताकि इंजन स्टार्ट हो जाए। ECM ये इस कोड को रिसीव करता है, इस कम्युनिकेशन सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद ये सब कुछ कर देता है, इंजेक्टर के ऊपर सप्लाई दे देता है, यानी पल्सेस दे देता है। इसके बाद इग्निशन सिस्टम को भी पल्सेस देता है, इंजन की स्टार्टिंग के हिसाब से इंजन स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ एक सिग्नल वापस ये भेज देता है ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली को कि इंजन स्टार्ट हो चुका है, अब इस सिक्योरिटी लाइट को ऑफ कर दो। सिक्योरिटी लाइट जब इसमें ओरिजिनल की नहीं होती तो ब्लिंक करता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है। ये आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा होता है, ख्वाह चाबी हो ना हो ये ब्लिंक करता रहता है और दिखाता है कि गाड़ी इस वक्त सिक्योरिटी मोड में है। और जब आप ओरिजिनल की लगाते हैं तो इसका ब्लिंक बंद हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, बिल्कुल ऑफ हो जाता है। वो इस वजह से होता है कि ये की ट्रांसपोंडर की ECU जो है वो इसको ऑफ कर देता है कि ओरिजिनल की मुझे मिल गई है और मैं इसको गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्टिंग के काबिल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस ब्लॉक डायग्राम को समझ लिया होगा। अगर आप इस ब्लॉक डायग्राम को समझ गए हैं तो अब हम ओरिजिनल डायग्राम की तरफ जाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम में देख लीजिए कि आपके पास सबसे पहले ये ग्राउंड पॉइंट्स हैं। ये कि जो LED इंडिकेटर है ये इसका ग्राउंड पॉइंट है। बाकी इस ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली जो है इसका ग्राउंड है। नेक्स्ट ग्राउंड ये जो स्विच है फ्रंट डोर कर्टेसी स्विच, इसका ग्राउंड है। ये जो की अनलॉक स्विच है ये इस ग्राउंड को शेयर कर रहा है जो मेन इस ECU का ग्राउंड है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए तो और एम्पलीफायर जो लगा हुआ है वो ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर है और इसके अंदर कॉयल, उसके साथ ही कॉयल, ये इसका अपना ही एक पोर्शन है। उसके बाद यहाँ हम आए तो सप्लाई है IG
आईजी जो है वो की से आती है, जब की ऑन हो तो उस वक्त ये सप्लाई आ जाती है और ये बैटरी की सप्लाई हर वक्त इस ECU को मिलती रहती है, जिसकी वजह से आपका ये लाइट अगर चाबी हो ना हो ये लाइट ब्लिंक करता रहता है, जिसका हमने पिछले उसके ऊपर ब्लॉक डायग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब आप ओरिजिनल की यहाँ पे लगाते हैं उस वक्त सबसे पहले ये अनलॉकिंग स्विच जो है ये मिल जाता है, यहाँ पे ये क्लोज होता है तो यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड होता है, ग्राउंड की SW और लाइन ग्राउंड हो जाती है, यहाँ ग्राउंड मिल जाता है। याद रखिएगा अगर यहाँ ग्राउंड आपको ना मिले, चाबी आप लगाते हैं ग्राउंड ना मिले तो इस स्विच को चेक करना ज़रूरी है और इस ग्राउंड को चेक करना ज़रूरी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ 0 वोल्ट आ जानी चाहिए, जिस वक्त आपकी चाबी सिलेंडर में लग जाए तो ये स्विच दब जाता है, यहाँ 0 वोल्ट आ जाएंगे। इसके बाद ये होता है कि जब ये 0 वोल्ट आ जाते हैं तो ये VC5 लाइन देखिए, ये VC5 लाइन के ऊपर यहाँ पे 4.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक इस एम्पलीफायर को मिलते हैं। इसके फंक्शन करने के लिए इसको 5 वोल्ट चाहिए हैं ट्रांसपोंडर की एम्पलीफायर को, और ग्राउंड इसको मिला हुआ है, ये रेड वायर के ज़रिए ये हर वक्त ग्राउंड मिला होता है। यहाँ 5 वोल्ट तब आते हैं जब इसमें चाबी लगाई जाती है गाड़ी में। उसके बाद ये यहाँ पे चाबी को देखता है, अगर इसको कोड रिसीव हो गया, कोड यहाँ एंटीना 1 एंटीना 2 टर्मिनल पे आता है, ये एम्पलीफायर जो है वो इस कोड को एम्पलीफाई करता है और इसके बाद कोड को एम्पलीफाई करके यहाँ पे कोड भेज देता है, एक जो चाबी का कोड है और दूसरा रजिस्ट्रेशन कोड TXCT टर्मिनल के ऊपर भेज देता है। यहाँ ये 2 कोड आते हैं, एक कोड इससे एक कोड इससे, ये दोनों ही चाबी में स्टोर होते हैं, ये दोनों ही ज़रूरी हैं। इसके बाद कोड आ गया और TXCT आ गया। फिर ये जो ये जो ट्रांसपोंडर की ECU असम्बली है ये देखता है इस कोड को कि कोड मैच होता है। इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग IC होता है, EEPROM होता है, जिसमें ये कोड सेव होता है। जो चाबी का कोड है वो इसमें रजिस्टर्ड किया होता है। रजिस्ट्रेशन इक्विपमेंट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन इक्विपमेंट आपका SKP 1000 हो सकता है। इस तरह के और चाइनीज़ वेरिएंट्स आते हैं जो कि की प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, कोड अगर मैच हो गया तो उसके बाद ये इन लाइनों के ज़रिए, ये 2 लाइनें हैं EFII और EFIO। EFII के ज़रिए ये इमोबिलाइज़र, ये EFIO जो है ये आउटपुट करता है और ये मेन ECU का इनपुट बनता है और ये यहाँ से एक कम्युनिकेशन जाती है, यहाँ वोल्टेज नहीं होते, कम्युनिकेशन जाती है, वेव फॉर्म होता है। वो वेव फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस नमूने का वेव फॉर्म एक जाता है, यहाँ से वेव फॉर्म जाता है, वो मेन ECU को बताता है कि मेरी कम्युनिकेशन ये इसकी की का जो कोड है वो दुरुस्त हो चुका है, अब फ्यूल बहाल कर दो। तो यहाँ से फ्यूल, ये जो ECU है ये फ्यूल बहाल कर देता है और साथ ही साथ एक वापसी का सिग्नल IMO के ऊपर, इमोबिलाइज़र आउटपुट के ऊपर, ये EFII ये इसका सिग्नल बनता है, EFII इनपुट। तो ये सिग्नल इसका बनता है, इस लाइन के ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर ये सिग्नल भेजता है कि मुझे इस वक्त मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग के काबिल है इंजन, और इस इंडिकेशन लाइट को ऑफ़ कर दो। तो ये इस इंडिकेशन लाइट को ऑफ़ कर देता है। ये तरीक़ाकार होता है। अच्छा, अब हम आते हैं ये इस स्विच के ऊपर, ये फ्रंट डोर कर्टेसी स्विच, ये प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आम हालात में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये दरवाजे के पर जो स्विच लगा होता है साइड पे लाइट के लिए, वो प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। की प्रोग्रामिंग, जब की प्रोग्रामिंग हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये स्विच का इस्तेमाल कैसे होता है। इसको कुछ सीक्वेंस के साथ ऑन ऑफ करना पड़ता है, तब आपकी प्रोग्रामिंग होती है चाबी की। वो इसी की सिलेंडर के अंदर भी चाबी प्रोग्राम हो जाती है। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए आप किसी इक्विपमेंट के बगैर भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, डुप्लीकेट की बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास मास्टर की होना ज़रूरी है। इसके बाद ये डी लाइन है। डी लाइन देखिए, ये यहाँ पे वाइट केबल के ज़रिए SIL के ऊपर गई हुई है। ये DLC कनेक्टर है, DLC 3। ये आपका डैशबोर्ड के नीचे OBD कनेक्टर है, इसका पिन नंबर 7। ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है। अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग डिवाइस चाइना की है, जैसे कि SKP 1000 है, SKP 900 है, या आपका स्कैन टूल अगर सपोर्ट दे रहा होता है चाबी प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग की, तो वो यहाँ से इस लाइन के ज़रिए की प्रोग्राम होता है। इस कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। ये जो चाबी का कंप्यूटर है, ट्रांसपोंडर की ECU असेंबली जो है, इसको प्रोग्राम किया जाता है। इसमें अगर आप अगर आपकी सारी चाबियाँ गुम हो जाएं तो उसमें एक बाकायदा प्रोसीजर होता है कि इसके थ्रू आप इसमें नई चाबी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये चोरी से बचाने वाला सिस्टम, कार इमोबिलाइज़र सिस्टम, मैंने पूरे एक तरीके के साथ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ समझ आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आगे बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आएंगी कार के सिस्टम पे ही। ये इमोबिलाइज़र का सिस्टम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, 2-3 दफ़ा इसको स्टडी कीजिए, वीडियो को देखिए, गौर से देखिए, जो मैंने कहा है समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ लग जाएगी, और अगर कोई समझ ना लगे तो कमेंट में बराह करम कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर कि आपको कहाँ समझ नहीं आई। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।